हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर जो फ्री स्टडी जोन का इनिशिएटिव लिया गया था, उसमें हम लोग सिलेबस तो आपका टाइम टू टाइम कवर कर ही रहे हैं, पर जहां तक जानकारियां मिल रही हैं, जहां तक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच पा रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि अब सारे स्कूल्स ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे कि सारे स्कूल अभी तक क्या था कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, तो आराम से बच्चे बुक खोल रहे थे, गूगल कर रहे थे, आंसर्स लिख रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब ब्लेम नहीं कर रही मैं, किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसका फायदा उठाएगा, कोई बात नहीं। बट अब ऑफलाइन मोड में अगर ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो अब डर ये है बच्चों के अंदर कि अगर एग्जाम स्कूल में होगा तो कैसे नंबर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करते करते 11th में ही अच्छे मार्क्स ना आए। 11th का भी दो 40% से ज्यादा सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 11th का होता है, बट स्कूल एग्जाम्स को पास करना भी बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 11th फिजिक्स एग्जाम्स, जो कि आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मतलब नॉट डेड श्योर कि यही पूछा जाएगा, बट हाँ, जैसे ही आपको पूरे बुक का एक कह सकते हैं कि कवर अप मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें पढ़ना है, तो मोर देन 60% चीजें इसमें से आएंगी ही आएंगी। तो शुरू करते हैं, हम लोग यूनिट बाय यूनिट देखेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। अगर पढ़ने के बाद, मतलब उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद टाइम मिलता है, तो आप पूरा कुछ भी पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ने में अगर ये भी प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें मैंने बता दिया कि आप ये पढ़िएगा और आप उसको पढ़ने समझ में नहीं आता है, तो जस्ट लेट अस नो, हम आपके लिए उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से उम्मीद बहुत कम होती है चीजों के आने की, बट अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज फोर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस जो कि पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल हैं। 4 तरह के फोर्सेस जो पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल है, वो किन किन चीजों के बीच में लगते हैं, मतलब किस तरह के पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, क्या उसकी रेंज होती है, किस तरह का वो इंटरैक्टिव फोर्स होता है, ये इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो 4 फंडामेंटल जो इंटरेक्शंस हैं, वो 4 तरह की जो भी इंटरेक्शन है, उनकी रेंज और उनकी स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लीजिए या तो आप, किस तरह के फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, strong interaction. Second is electromagnetic interactions, electromagnetic. Third, weak interactions. And fourth is gravitation. आपको क्या करना है कि इन चारों फोर्सेस के बारे में दो दो लाइन अलोंग विद उनकी क्या रेंज होती है और उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, ये आपको पढ़ना है पहले चैप्टर में। ठीक है। Moving on towards the second chapter, which is units and measurements. Units and measurements along with errors. Units, errors and measurements. इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप कोई भी बुक लेंगे, एनसीईआरटी लीजिए या कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, आपको एक टेबल मिलेगा, हर बुक में एक टेबल मिलेगा जिसमें कि डायमेंशंस लिखे होंगे, फॉर्मूला अलॉन्ग विथ डायमेंशंस लिखे होंगे, फॉर्मूला अलॉन्ग विथ डायमेंशंस। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो आपको डायमेंशंस नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फॉर्मूला किसका आप याद कर लीजिए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का याद कर लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का याद कर लीजिए फॉर्मूला, मतलब सॉरी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद कर लीजिए, स्ट्रेस हो गया आपका, स्ट्रेन हो गया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, ये सारे जितने आप कांस्टेंट्स पढ़ रहे हैं इन सबके फॉर्मूले। मतलब ऐसा मत करिए कि क्लास 12 के सिलेबस का भी फॉर्मूला आप याद किए जा रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास, अगर आप पूरी फिजिक्स कवर कर रहे हैं, तो आपको उतने फॉर्मूले तो आते ही होंगे जो क्लास 11th में इंक्लूडेड है। तो सारे फॉर्मूले याद करिए, डायमेंशन किसी का मत याद करिए। डायमेंशन आप सिर्फ किसका याद कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है,
mlt माइनस 2। ठीक है, फोर्स का याद कर लीजिए। उसके बाद वेलोसिटी वगैरह, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इन सब का डायमेंशन तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला से आप खुद ये सारे फॉर्मूले से तो आप अवेयर होंगे ही। तो मेजरमेंट में तो एक सबसे पहले डायमेंशन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि पूछा जाए जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कि हाँ, न्यूटन को आपको चेंज करना है, मतलब जैसे कि न्यूटन कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। जूल आपकी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। इन सबको आपको किस में करना है, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। एक आध एग्जाम्पल आप कवर करिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बस उसको आपको फॉलो करते जाना है और आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बनते हुए न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये दो डायमेंशन, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद जो ये, खैर एक ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये इसको बोला क्या जाता है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, वन यूनिट टू अनदर। जैसे कि जूल को बोल दिया कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये आपको निकालना है। तो ये सारी चीजें क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। किसी भी बुक में आप देखेंगे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट्स में तो खैर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट्स के बेसिस पे आपको डायमेंशन निकालने को आएगा। उसके बाद डायमेंशन में इन दो चीजों पे आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एरर में क्या आता है कि अगर आपको बोला जाए कि एरर, ये जो एरर है, तीन तरह के एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, या तो आपकी परसेंटेज एरर क्या होती है। इन सारी एरर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। माइट बी पॉसिबल कि एक मार्क्स में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या सॉरी परसेंटेज एरर, किसी में भी डेफिनेशन पूछ लिया जाए या किसी के बीच में भी रिलेशन पूछ लिया जाए, तो एक ओवरव्यू देने के लिए आप बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा वाई, रिलेटिव एरर इज डेल्टा वाई अपॉन वाई, एंड परसेंटेज एरर इज डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100%। कि लेंथ हम मेजर कर रहे थे तो 4% की एरर आई, 10% की एरर आई, वेलोसिटी को मेजर करने में 5% की एरर आई, तो टोटल बोल दिया जाए कि टाइम मेजर करने में कितनी एरर आ रही है। तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या रहते हैं कि जैसे कोई एक फंक्शन फॉर्मूला दे दिया, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट में, ठीक। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ए में 5% की एरर है, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि एरर इन ए इज 5%, एरर इन बी इज 4%, एरर इन सी इज 2%, तो एरर इन y कितना होगा, तो y में कितनी एरर होगी, मतलब डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100 आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो भी हर एक वेरिएबल जिसमें एरर है उसका पावर आप देखिए, पावर क्या है, एक ही 3, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस, अच्छा माइनस नहीं होता है कि अब हाँ इसको हम ऊपर लेके गए वो c की पावर -1/2 होगी, ऐसा नहीं होता है, प्लस 1/2, क्योंकि एरर हमेशा क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, एरर हमेशा एडअप होती है। हम ये नहीं करेंगे कि वो डिनोमिनेटर में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल क्या आ जाएगा, जब टोटल करेंगे तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ वाई आ जाएगा। अगर आपको इसका तरीका जानना है कि ये आया कैसे कि पावर बाहर आई, तो उसके लिए आप हमें बताइएगा, हम उसकी वीडियो मतलब स्पेशली एरर मेजरमेंट पे वीडियो हम आपके लिए चैनल पे अपलोड कर देंगे। वैसे और अगर आपको समझ में आ रहा है या आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस करने का आपका मोटिव है, तो सिंपल यही होता है कि आप पावर को नीचे लाइए और हर वेरिएबल में जो भी एरर थी उसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल ऐड कर दीजिए। तो ये आगे हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2 चैप्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट अलॉन्ग विद एरर्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी मेन फिजिक्स। मेन फिजिक्स आपकी क्या है, मैकेनिक्स, मतलब मेन एज इन की क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन आपका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में काफी कुछ पढ़ना रहता है, बट अब एग्जाम काफी नजदीक है तो इम्पोर्टेंट से काम चला लेते हैं, फिर जैसे ही एग्जाम खत्म होगा फिर आप हमारे चैनल पे सारी वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं। मतलब आपको अगर डिटेल्ड नॉलेज चाहिए किसी भी चीज की और आप आगे कुछ करना चाहते हैं
सिर्फ एग्जाम, स्कूल का एग्जाम पास करना आपका मोटिव नहीं है, सो इन दैट केस, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है वो है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D में क्या आता है? मोशन इन 1D इज वेरी सिंपल। तो मोशन इन 1D में सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या आनी चाहिए, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है डेरिवेशन आना चाहिए। या डेरिवेशन छोड़िए, डेरिवेशन काफी बच्चों वाला हो जाता है ना, 9th 5th के लेवल का हो जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। 3 इक्वेशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक चीज मिस हो गई, डायमेंशन में आप लोगों को कभी कभी आप किसी किसी के स्कूल में ये आ सकता है कि एक बड़ी सी इक्वेशन दे दिया और बोला कि चेक वेदर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो आप देख लीजिएगा कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन से मैच करना चाहिए, दैट वाज ऑल। वो सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इन्वॉल्व हो जाता है, बट स्टिल एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। तो मोशन इन 1D में सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी कहाँ पे, लगेगी कहाँ पे मतलब कि आपको डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चीजें गिवन है, आपको क्या चीजें निकालनी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको एक पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बॉडी इज मूविंग इन ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल मोशन है, तो ग्रेविटेशनल मोशन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है आपका पूरा का पूरा एक्सेलरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन कि बॉडी नीचे गिर रही है कि बॉडी ऊपर गिर रही है। ए को हम प्लस जी या तो माइनस जी दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइन, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल मोशन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। बीटा से जर्क को डिनोट करते हैं, माइट बी पॉसिबल किसी किसी बुक में किसी और चीज से रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो। रिलेशन किस टाइप का, डेरिवेटिव के टर्म्स में, कि वेलोसिटी इज ds by dt, acceleration is dv by dt और d2s by dt2, ठीक। jerk is what, rate of change of acceleration, da by dt और d2v by dt2 और d3s by dt3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इसमें आता है, कुछ करते कुछ नहीं है कि एक s की इक्वेशन दे देंगे टाइम के टर्म्स में और बोलेंगे कि 8 पर्टिकुलर टाइम आप बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। कुछ नहीं करना, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और उस जो भी इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएट करके वहां पे टाइम की वैल्यू रख देना है। इसके अलावा कुछ भी आने की चांसेस नहीं रहती है। उसके बाद तो जो भी आप निकालेंगे तो आपको इंस्टैंटेनियस चीजें निकालनी आएगी, क्यों आएगी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टैंटेनियस जर्क। इंस्टैंटेनियस का मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको निकालने को आएगा कि हाँ, जब समय 5 सेकंड हुआ था तो वेलोसिटी कितनी थी, आपको एस दे दिया है, आप उसके बाद वहां से क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी का फंक्शन निकालिए, फिर जिस भी समय पे बोलेगा उस समय पे हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपको क्या किया इन्होंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, लिखते जाइए साथ में, ये सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब एक क्विक रिवीजन आपको मिल सकता है कि अगर बोला जाए कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल बी डिस्टेंस। हाँ, अगर आप बिलो दी एक्सिस अबव दी एक्सिस अलग अलग लेके चल रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस के साथ लेके चल रहे हैं, सबको जोड़ के चल रहे हैं तो डिस्टेंस आएगा। और उसके बाद एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ विल बी वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से स्लोप में आता है कि स्लोप होगा आपका स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ,
सॉरी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे? वीटी ग्राफ, वी को टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो आपका एक्सेलरेशन होगा। एटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? जर्क होगा। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। लिख लीजिए ये भी, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो कुछ इस इन फॉर्मूले पे बेस्ड आपका मोशन इन 1D में न्यूमेरिकल आएगा। फाइन। इसके बाद ये था आपका थर्ड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ चैप्टर, जब आप देखेंगे कि मोशन इन 2D में, मतलब 2 डायमेंशन में जब बॉडी आपकी मूव कर रही है, तो वहां पे तो बहुत सिंपल सा चीज है। मोशन इन 2D में कुछ नहीं आता है। मोशन इन 2D इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप क्या करिए, स्कूल के लिए आप सारे प्रूफ तैयार कर लीजिए। दो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा टफ माना जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स को कवर करने के लिए थोड़ा सा मतलब डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, बट एग्जाम्स काफी पास हैं, तो 2 डायमेंशन मोशन के लिए आप लोग क्या प्रिपेयर कर लीजिए, प्रूफ्स ऑफ वेरियस फॉर्मूले ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर जितने भी फॉर्मूले हैं, भले ही वो रेंज के हो, टाइम ऑफ फ्लाइट के हो या वेलोसिटी के हो का हो, सबका आप प्रूफ तैयार कर लीजिए। प्रूफ रहेगा आपके पास, मान लीजिए आपको प्रूफ आता है, प्रूफ आ गया एग्जाम में, वेल एंड गुड, फुल मार्क्स। अगर न्यूमेरिकल आता है तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले की नॉलेज रहेगी, आप थोड़ा बहुत तो प्रोसीड कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत भी प्रोसीड कर दिया आपने, गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, फॉर्मूला यूज्ड लिख दिया और 2-3 स्टेप भी कर दिया साथ साथ, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 1.5-2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग टाइप। उसके बाद अब प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप ये भी देख लीजिएगा। खैर इसमें तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स से काफी रिच टॉपिक माना जाता है, बट अगर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मोशन इन 2D पे मेनली फोकस कहाँ करिएगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले का प्रूफ है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन भैया बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम आपको आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी नहीं चल रही है तो उसके ऊपर mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन उसका ऊपर की तरफ लगेगा। बॉडी इज एट रेस्ट तो अपवर्ड फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस 0 कर लीजिए, और एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस 0 कर लीजिए। अब ऐसा हो जाए कि जो बॉडी है वो चलना शुरू कर दी, मतलब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इधर से F, बॉडी आगे जा रही है, तो ठीक है बॉडी आगे जा रही है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, दैट इसी वजह से बॉडी चल रही है, तो हम लिख लेंगे कि F इज इक्वल्स टू ma एंड n इज इक्वल्स टू mg। आपकी दो इक्वेशन, मतलब कुल मिला के जितने अननोन्स रहते हैं उतनी इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व कर लीजिए इधर उधर करके, बस यही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉब है, वो ऐसे लटक रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो जाहिर सी बात है इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, एक वायर में टेंशन लगेगी, ठीक है, ये क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स टूटेंगे टी के, एक टी कॉस थीटा इधर की तरफ, एक टी साइन थीटा इधर की तरफ। जाहिर सी बात है कि ये बॉब ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, मतलब mg जो है आपका वो किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के बराबर, बट किसकी वजह से, अब ये बॉब ऐसे गया है तो वापस भी तो आएगा, किस फोर्स की वजह से आएगा, इस फोर्स की वजह से आएगा, इस फोर्स की वजह से जो बॉब है उसके अंदर मोशन आएगा। तो आपको बस ये देखना है कि अगर बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू ma। सेम अगर बॉडी राइट साइड मूव कर रही है तो राइट साइड में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो राइट साइड में लगने वाला फोर्स माइनस लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ma। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में fbd इसका भी आता है, fbd एग्जैक्टली नहीं आएगा,
बट अगर कोई बॉडी आपकी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा। देखिए, इसके ऊपर एक mg लगेगा नीचे की तरफ, एक नॉर्मल इधर लगेगा लगेगा। क्या करते हैं कि mg के दो कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। अगर ये थीटा इंक्लाइंड है तो इधर की तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा। अब जो mg cos थीटा वाला फोर्स है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा और बॉडी आपकी mg साइन थीटा के फोर्स से नीचे गिरने लगेगी। मतलब बॉडी किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, बॉडी के लगने वाला एक्सेलरेशन g साइन थीटा हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसी के ऊपर बोल दिया जाए कि फ्रिक्शन भी है और बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन अगर, जाहिर सी बात है कि बॉडी नीचे गिरती है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था। तो अगर बॉडी नहीं चल रही है कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट तो F जो है वो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी अभी भी नीचे गिर रही है तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर। और फ्रिक्शन होता क्या है, कोफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में जो म्यू है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का होता है, मतलब सॉरी फ्रिक्शन ही दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच में एक आप डिफरेंस देख लीजिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में। एक मार्क में आपका आ सकता है एंगल ऑफ रिपोज, ये आ सकता है आपका एक नंबर में कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इतना कुछ हमें लगता है कि काफी है आपके लिए। लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतने टॉपिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतने टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ एक ये आप इंक्लाइन प्लेन वाला और एक ये बॉब वाला न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। सॉल्व मिल जाएगा किसी भी बुक में। नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो ये था आपका 5वां चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद आपका जो 6th चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में भी, वर्क एनर्जी पावर भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट सारी, मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक चैप्टर है, बट सारी चीजें कहाँ घूमती हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक से लगाना आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना आता है, तो आप सिंपली मतलब चीजें सॉल्व, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6th चैप्टर था ना, 6th चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले तीनों चीज की डेफिनेशन देख लीजिएगा, तीनों चीजों का डायमेंशन देख लीजिएगा, तीनों चीजों का रिलेशन देख लीजिएगा आपस में, एक आध मार्क्स में, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहता है, शायद एमसीक्यू भी किसी किसी स्कूल में आता है, तो वो देख लीजिएगा। मतलब क्या क्या, इन तीनों चीज की आप डेफिनेशन, डायमेंशन एंड फॉर्मूले, इतनी चीजें आप लोग वर्क एनर्जी पावर में देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी है आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम के 3-4 क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो कि आए हुए हैं आपके स्कूल में, मतलब डिपेंड्स अपॉन द टीचर ना कि कौन आपका पेपर बना रहा है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप पढ़िएगा दोनों तरह का कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन एंड इन इलास्टिक कोलिशन। इसमें क्या होगा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिशन में, कि आप प्रूफ देख लीजिएगा कि दो बॉडी है, m1 है वो v1 वेलोसिटी से, सॉरी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये m2 है ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद ये v1 वेलोसिटी से चलने लगता है और ये वाला v2 वेलोसिटी से। तो इस तरह के आपके क्या होंगे, कुछ प्रूफ होंगे। तो बेसिकली ये प्रूफ का टाइम है, न्यूमेरिकल करने का टाइम आपका जा चुका है, बट अभी भी देर नहीं हुई, एग्जाम के बाद आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट आप कोलिजन के लिए आपको क्या करना है कि ये वाले प्रूफ देख लेने हैं, क्योंकि स्कूल में प्रूफ बहुत पूछा जाता है। उसके बाद एक होता है कोलिजन में एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक नंबर के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। एक मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसके बाद आपको क्या देखना है,
एक चीज एक मार्क्स में ये पूछी जाती है, जैसे कि वर्क की यूनिट बेसिकली बच्चा जब 11th में आता है तो उसको जूल पता होती है, एनर्जी की यूनिट जूल पता होती है। तो एक नई यूनिट जो इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कन्वर्जन जूल में, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट 6th चैप्टर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके बाद जो शायद अगला चैप्टर, अब हर बुक में अलग अलग है, हो सकता है इसी में इंक्लूड किया गया हो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं होता है कि अगर आपने ये सारे चैप्टर, मतलब आपने ये 6 चैप्टर अच्छे से किया है, तो सर्कुलर मोशन इज ऑल अबाउट दीज 2 चैप्टर्स ओनली। बस सर्कुलर मोशन में 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ये चीजें इंक्लूड करता है। दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, या कोई एक न्यूमेरिकल आया वो पूछ लिया, उसमें दोनों निकालना है, दोनों तरह का एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन। ठीक, अगर कोई बॉडी है वो आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि, अच्छा सर्कुलर मोशन में आप देख लीजिए, एक ये डेफिनेशन जरूर देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये बॉडी मूव कर रही है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी इसकी होगी वो कैसे होगी, अलोंग द टैंजेंट होगी। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर 2 तरह का एक्सेलरेशन लगता है, एक सेंटर की तरफ लगता है एक्सेलरेशन v²/r, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और एक लगता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टैंजेंट, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी न्यूमेरिकल में रेडियस दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, आपको बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, या सॉरी ये एक्सेलरेशन है, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। तो बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन विल बी v²/r का स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, प्लस dv/dt जो कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये कैसा होगा, किसी एक इंस्टेंट पे आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी के ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। तो ये है आपका सर्कुलर मोशन। अगला जो चैप्टर है वो है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल क्या, कुछ ही लिमिटेड चीजें उसमें पढ़नी है। सेंटर ऑफ मास में आपको एक पढ़ना है कि अगर आपका n पार्टिकल सिस्टम है, कि अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं कहीं पे और रखे हुए हैं, तो उस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो उसके लिए सिंपल यही होता है कि अगर जैसे ऐसा है, कुछ रखे हैं m1 m2 m3 सब रखा हुआ है, सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, n। इसी तरह से आप YCM निकाल सकते हैं, क्या होगा आपका mi yi अपॉन में n, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 1 से लेके n तक। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फॉर n पार्टिकल सिस्टम, या सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फॉर n पार्टिकल सिस्टम। इसके बाद आप लोग ये निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड टाइम में पढ़ने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है काफी मैकेनिक्स का काफी पोर्शन कवर कर लिया है। अगर आपको ये चीजें यूजफुल लग रही होंगी और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आगे के चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें अपलोड की जा सके, तो जस्ट लेट अस नो। अगर एक भी बच्चा होगा जिसको इम्पोर्टेंट चाहिए होगा तो चैनल पे वीडियो अपलोड की जाएगी। टिल देन आप लोग 7th चैप्टर तक जितना भी इंपॉर्टेंट बताया गया है उसको कवर करिए। और मतलब अब एकदम नहीं, 100% तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती, बट हाँ इसमें से चीजें आपके स्कूल में फंसेंगी जरूर, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बोला या जो भी टॉपिक्स बोला वो आप लोग कवर करिएगा। उसके बाद जैसे बहुत जल्द हमारे चैनल पे अगला पार्ट इसका अपलोड होगा, तो इसको आप लोग पार्ट 1 कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। बट बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी एज इन की एग्जाम तक आपका टालेंगे नहीं, हम लोग बहुत जल्दी इसको अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, और कोई भी दिक्कत होगी तो जस्ट लेट अस नो। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डे।